तो हेलो बेटा। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आयन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयन। तो आयन क्या होता है उस पे गौर फरमाए। आयन क्या होता है? तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? आयन। आयन होता है एक चार्ज्ड पार्टिकल। आयन होता है जिसे हम कहते हैं चार्ज्ड पार्टिकल आर स्पीशीज इज कॉल्ड आयन। तो बेटा आयन किसे कहते हैं? आयन उसे कहते हैं कि एक चार्ज स्पीशीज या चार्ज पार्टिकल हो, उसे हम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे हम आयन कहते हैं। एटम, एटम, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, कोई भी एटम लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आयन। उसे हम जो है आयन कहते हैं। तो आयन क्या होता है? तो बेटा आयन किसे कहते हैं? आयन कहते हैं एक चार्ज पार्टिकल होता है या स्पीशीज होते हैं, आयन कहते हैं। या कोई भी एटम लॉस करता है या गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो उसे हम जो है आयन कहते हैं। अब आप देखें कि हमारे पास है सोडियम। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास नंबर है 11। सोडियम का जो है एटॉमिक मास नंबर 11 है। अब सोडियम क्या करता है? सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसी वजह से सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसी वजह से सोडियम के पास जो है पॉजिटिव चार्ज आती है। उसी वजह से सोडियम के पास क्या आती है? पॉजिटिव चार्ज आती है, क्योंकि सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब देखिए ऐसे ही हमारे पास है मैग्नीशियम। ये है बेटा मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम क्या करता है? मैग्नीशियम भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो उसी वजह से मैग्नीशियम के पास पॉजिटिव टू चार्ज आती है। तो पॉजिटिव टू चार्ज ये हमारे पास आती है किस पे पास? मैग्नीशियम के पास और सोडियम, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। अब कोई भी स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, कोई भी स्पीशी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं कैटायन। कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कैटायन। तो ये बात आपको याद रखनी। अगर किसी भी एटम से हमें इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है तो उसे हम देंगे क्या? उसे हम देंगे चार्ज। कोई भी इलेक्ट्रॉन से हमें जो है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है किसी भी एटम से, तो उसे हम चार्ज देंगे। चार्ज देंगे या चार्ज नहीं, एनर्जी देंगे। तो उस एनर्जी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो है केटायन बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। जिसमें हमारे पास क्या होता है कि केटायन बनता है और एक सोडियम आयन को जो है चार्ज मिलती है। क्या मिलती है? सोडियम आयन को जो है चार्ज। तो बेटा आप देख सकते हैं किसी भी एटम से अगर हम इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं तो उसे एनर्जी देते हैं। उस एनर्जी को हम कहते हैं एंडोथर्मिक, और उस प्रोसेस को एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। और उस अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो वो क्या बनाता है? वो केटायन बनाता है। ये चीज़ आपको जो है ज़हन में आ गई। अब आप कहेंगे कि सर केटायन बन गया, अब एनायन कैसे बनता है? एनायन कैसे बनता है? तो बेटा देखिए एनायन अब हमारे पास कैसे बनता है। ये बन गया हमारे पास केटायन। अब आप देखें एनाइन हमारे पास कैसे बनता है। तो एनाइन हमारे पास बनता है, वो बनता है ऐसे, जैसे आप देखें हमारे पास एक एटम है हमारे पास एक एटम है जिसका नाम है क्लोरीन। तो ये मैंने एक स्पीशी ले ली जिसका नाम है एटम, जिसको हम कहते हैं क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्लोरीन के ऊपर कौन सी चार्ज आती है? क्लोरीन के ऊपर आती है नेगेटिव चार्ज। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर क्या आती है? नेगेटिव चार्ज आती है। और उस नेगेटिव चार्ज को हम कहते हैं क्या?
किसी भी एटम के पास अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी कहेंगे तो उसे हम, जिसके कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आती है, आपको पता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, तो मेरे बेटे ये हमारे पास बन गया एनायन। एनायन के प्रोसेस में क्या होता है, एनायन के प्रोसेस में हम हीट देते नहीं है। एनायन के प्रोसेस में जो है हमारे पास एनर्जी रिमूव होती है, हीट रिमूव होती है। केटायन में हम क्या कर रहे थे, एनर्जी दे रहे थे, और एनायन में हम क्या करते हैं, एनर्जी जो है रिलीज करवाते हैं। तो ये बनता है हम एनायन। अब ऐसे तो नहीं कि जो एटम है उसकी मर्जी जब हुई वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, उसकी ये मर्जी हुई वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऐसे नहीं होता। इसका एक प्रोसेस होता है जिसे हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम आते हैं, तो सपोज करें ये हमारे पास है सोडियम, ये हमारे पास सोडियम है। सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर है हमारे पास 11। आपको पता है सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11 है। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर 11 है तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे 11 और प्रोटॉन्स भी होंगे 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 है, एटॉमिक नंबर 11 इलेक्ट्रॉन से 11 जो है प्रोटॉन से, तो उसके वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गई 0। क्या आ गई, चार्ज 0 आ गई। अब आप देखें इसको जो है हम जो है किस में करते हैं, सोडियम के जो है हम शेल बनाते हैं। तो आपको पता है सोडियम के जो है हमारे पास 11 है, तो इसके शेल जब हम बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये मैंने जो है सोडियम के शेल बनाए, ये मैंने बनाया के शेल, एल शेल। तो पहले में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, के में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, आपको पता है बेसिक चीजें। एल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अब बचा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, मगर सोडियम के पास तो एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन आ गया इधर एम शेल में। अब सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये पूरा का पूरा सोडियम जो है अनस्टेबल बन जाता है। क्या बनता है बेटा, ये पूरा का पूरा अनस्टेबल बनता है किसी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो ये अनस्टेबल बनता है। अब ये कहता है कि मैं अनस्टेबल बन गया हूं, तो इसे क्या होता है, स्टेबल बनना होता है। तो स्टेबल बनने के लिए ये क्या करता है, अपने साथ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाता है। जब ये स्टेबल बनने के लिए, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस मैक्सिमम हमारे पास जो है 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं, 3 गेन हो सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता, लॉस इलेक्ट्रॉन करवाता है। तो क्या होता है, जब हम किसी भी स्पेशी से अगर किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो गया कम, प्रोटॉन हो गया ज्यादा। इलेक्ट्रॉन हमारे पास कम हो गए, प्रोटॉन हो गए ज्यादा। तो प्रोटॉन जब ज्यादा होंगे तो उस स्पीशी पे कौन सी चार्ज आएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। इसीलिए हम सोडियम को जो है पॉजिटिव चार्ज से इंडिकेट करते हैं। अब आप ले लें मैग्नीशियम, तो ये सेम टू सेम एटम मैंने लिया मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। शेल पे आते हैं, तो शेल पे आते हैं तो देखें के शेल में 2, एल में 8, एम में 2। अब ये क्या करेगा, अब ये स्टेबल होने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब आपको पता है कि मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 12 प्रोटॉन्स हैं, तो इसके ऊपर चार्ज आ गई 0। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई 10 और प्रोटॉन की तादाद हो गई 14। तो प्रोटॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन बढ़ गए, तो प्रोटॉन बन गए, इसी वजह से इसके पास +2 चार्ज आती है। तो ऐसे होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और प्रोटॉन। तो ऐसे हमारे पास जब हमें जो है किसी भी एटम को स्टेबल करना होता है तो उसे इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं या गेन करवाते हैं। अब आप देखें ये हमारे पास आ गए केटाइन के एग्जांपल, केटाइन की हमने कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम एनाइन पे आते हैं। तो मेरे बेटे देखें ये हमारे पास एनाइन का एक एग्जांपल है जिसमें हमने क्लोरीन लिया हुआ है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, तो आप उसको जो है शेल में डिवाइड करें। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 हो गए, एम में हो गए 7 इलेक्ट्रॉन।
अब ये स्टेबल होने के लिए, अब बेटा ये स्टेबल होने के लिए 7 के 7 इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं कर सकता। ये स्टेबल होने के लिए 7 के 7 इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं करेगा ना। तो ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से उधार लेगा, क्योंकि ये किसी एटम को कहेगा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दें और मैं जो है स्टेबल बन जाऊं। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन के जो पास प्रोटॉन है 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन उधार ले रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो इलेक्ट्रॉन की तादाद 17 से बढ़कर कितनी हो गई, 18 हो गई। तो जब भी कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। तो इसी वजह से हम क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो ऐसे होता है हमारे पास प्रोसेस। तो क्या लिखा हुआ, एटम लॉस या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। तो ये होता है आयन की प्रोसेस। अब हमारे पास जो है केटायन की और एनायन की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, तो आप नोट करते जाए। तो केटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है। केटायन आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनाइन आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये होता है हमारे पास केटायन हमारे पास कैसे बनता है, जब हम इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाते हैं। और एनायन हमारे पास कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को हम गेन कराते हैं। तो अब आते हैं आयन के पार्ट्स में। तो सबसे पहले आयन का जो एक काइंड आता है वो है पॉली एटॉमिक आयन। तो पॉली एटॉमिक आयन कैसे फॉर्म्ड होता है। पॉली एटॉमिक आयन को हम जो है शो करते हैं एटम के ग्रुप से। कोई भी एटम से, ये हमारे पास एटम है, ये एटम मिलके एक ग्रुप बना दे। तो एटम मिलके जो है एक ग्रुप इन्होंने बनाया। उस ग्रुप पे जब कोई भी चार्ज आती है तो उसे हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन है। तो पॉली एटॉमिक आयन के हम जो है कुछ एग्जांपल लिखते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सल्फेट। कौन सा आता है, सबसे पहले हमारे पास आता है सल्फेट। तो सल्फेट का एग्जांपल ले लें तो ये है SO4-2, ये है सल्फेट। सल्फेट के बाद हमारे पास कौन सा आयन आता है, सल्फेट। ये हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन है। पॉली एटॉमिक आयन कैसे, क्योंकि इसमें दो एटम्स हैं, एटम्स से मिलके एक ग्रुप बनता है, उसको हम कहते हैं पॉली एटॉमिक आयन। कैसे बना, सल्फर का एटम लिया, ऑक्सीजन का एटम लिया, इन दोनों का ग्रुप बनाया, जिसे हमने कहा सल्फेट आयन, जिसके ऊपर चार्ज आ गई। तो ये हो गया हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन। इसके और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें हमारे पास है एसीटेट है, CH3COOH। एसिटिक एसिड से जब हम H को रिमूव करते हैं तो हमारे पास बनता है एसीटेट आयन। तो एसीटेट आयन है, जिसमें हमारे पास फास्फेट आयन है PO4-3, जिसमें हमारे पास फॉस्फेट आयन है, जिसमें हमारे पास जो है परमैंगनेट आयन है MnO4, नेसेंट ऑक्सीजन को जो रिमूव करवाता है, परमैंगनेट आयन, याद होगा आपको। और जिसमें हमारे पास थायोसल्फेट है SO2O3, जिसमें हमारे पास क्या है बेटा, थायोसल्फेट है S2O3-2 चार्ज, जिसमें हमारे पास थायोसल्फेट आता है। ये भी हमारे पास एग्जांपल किसका है, पॉली एटॉमिक आयन का है, जिसमें हमारे पास थायोसल्फेट आता है, हाइड्रोक्साइड आयन आता है, और H से मिलके अल्कोहल का जो है फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्साइड आयन, याद रखें। जिसमें हमारे पास नाइट्रेट आता है NO3- नाइट्रेट, जिसमें हमारे पास नाइट्राइट आता है NO2-। नाइट्राइट हमारे पास आता है, जिसमें हमारे पास क्रोमेट आता है, जिसमें हमारे पास बेटा क्रोमेट आता है, जिसमें यहाँ पे दो नहीं है, सॉरी, जिसमें हमारे पास आता है क्रोमेट, जिसमें हमारे पास क्या आता है, क्रोमेट आयन आता है। उसके बाद हमारे पास अमोनियम आयन आता है NH4, हाइड्रोक्साइड आयन आता है, जिसमें हमारे पास हाइड्रोनियम आयन आता है। हाइड्रोनियम आयन आपको पता है कैसे, H3O+ चार्ज, हाइड्रोनियम आयन। तो ये बेटा, ये हमारे पास कौन से एग्जांपल हैं, ये हमारे पास हैं पॉली
एटॉमिक आयन के एग्जांपल। तो ऐसे होते हैं हमारे पास पॉली एटॉमिक आयन, तो इसे हम कहते हैं मेरे बेटे पॉली एटॉमिक आयन। तो ये हमारे पास बन गया पॉली एटॉमिक आयन। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर आयन्स में। तो मॉलिक्यूलर आयन कौन से होते हैं उस पे आते हैं, देखें। तो मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन, तो बेटा मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास आता है मीथेन गैस CH4, जिसमें हमारे पास आता है मीथेन गैस आता है, जिसमें हमारे पास पॉजिटिव चार्ज मीथेन। नाइट्रोजन आता है जिसमें हमारे पास O2 पॉजिटिव भी चार्ज होती है, O2 पे नेगेटिव भी चार्ज होती है, जिसमें हमारे पास गैसेज आती हैं मॉलिक्यूलर आयन में। तो ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल बनते हैं, आपको पता है, और मीथेन भी जो है मॉलिक्यूल। अब आप कहेंगे कि मीथेन सर मॉलिक्यूल बना, अब ये मॉलिक्यूल आयन फॉर्म कैसे होता है। सपोज करें ये हमारे पास मीथेन गैस है, ये बेटा मीथेन गैस ऐसे बनती है, आपको पता है। अब मीथेन गैस में सब यहाँ पे बनी मीथेन गैस। अब ये मेरे पास रहा एक्स रे या अल्फा रे। एक्स रेज या अल्फा रेज को जब मैं इन दोनों से इनमें से किसी भी एक चीज को इन दोनों में से जब पास करवाता हूँ, तो मेरे पास एक चीज फॉर्म्ड होती है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। जिसे बेटा क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन पे आ जाएं। आयन आर फॉर्म्ड, आयन आर फॉर्म्ड, iron are formed when high energy beam, when high energy beam or x alpha ray or x ray या अल्फा रे या एक्स रे या हाई एनर्जी बीम आर पास्ड थ्रू अ गैस, आर पास्ड थ्रू अ गैस, तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन। तो ये हो गई हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन। तो मैंने आपको एग्जांपल भी देके समझा दिया और उसकी डेफिनेशन भी दी। तो यहाँ पे हमारे पास आयन कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट एक टॉपिक रहता है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास का। तो उस पे आते हैं, आयन हमारे पास कंप्लीट हो गया। तो बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मासेस। अब रिलेटिव एटॉमिक मासेस क्या होती हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास होते कहते हैं जिसमें हम किसी भी रिलेटिव चीज को कंपेयर करके दूसरी चीज बनाए। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एटम का अगर हमने, ये साइंसदानों ने किया हुआ है कि किसी भी चीज का अगर हमें मास मालूम करना है, एटॉमिक मास मालूम करना है, तो उसे हम क्या करें, कार्बन 12 से उसे कंपेयर करें। कार्बन 12 से कंपेयर क्यों करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मास है इसका, इसे हम स्टैंडर्ड मास कहते हैं। इसी वजह से हम क्यों इसे कार्बन 12 से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास से सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि द मास ऑफ वन एटम, द मास ऑफ वन एटम, क्या बेटा, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन, द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर विथ मास ऑफ, कंपेयर विथ मास ऑफ वन, मास ऑफ वन एटम ऑफ, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12।
तो ये है बेटा रिलेटिव एटॉमिक मास की। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब ये है कि किसी भी मास का अगर हमें एटॉमिक मास लेना है तो उसे किसी एक एटम के मास से कंपेयर करके उसका मास निकालें। तो ये होता है हमारे पास क्या, रिलेटिव एटॉमिक मास, और उसकी जो है मैंने आपको जो है जो डेफिनेशन बताया। अब एटॉमिक मास एक्सप्रेस किससे होता है, कल भी मैंने बताया, ये ए फॉर एटॉमिक, एम फॉर मास। एटॉमिक मास को जब हम एक्सप्रेस्ड करते हैं वो किससे करते हैं बेटा, वो करते हैं AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से। उसे जो एटॉमिक मास को हम जो है एक्सप्रेस्ड करते हैं। अब 1 AMU, एक जो हमारे पास AMU है ये 1/12 ऑफ कार्बन मास है, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। तो 1 AMU को हम डिफाइन करते हैं कि ये जो है कार्बन के मास का एक हिस्सा है, कार्बन मास, कार्बन एटम के मास का एक हिस्सा है। तो 1 AMU किसके बराबर होता है, कल भी मैंने आपको बताया कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो इससे हम जो है 1 AMU इस चीज के बराबर होता है, ये चीज आपको जहन में आ गई। तो इसे हम कहते हैं। अब एटॉमिक मास आपको जहन में रखने हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले आता है हाइड्रोजन। तो हम जो है हाइड्रोजन का जो है रिलेटिव मास निकालते हैं, देखें कैसे निकालते हैं। तो बेटा हम लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो है 1.008 AMU, 1.008 AMU। तो ये आप एक चीज नोट करें कि इसकी जो है वो आती है पॉइंटिंग में, फ्रैक्शन में जो है इसकी हाइड्रोजन की वैल्यू आती है। हाइड्रोजन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसके आइसोटोप से। हाइड्रोजन के हमारे पास 3 आइसोटोप है। जब हम आइसोटोप का, जब एलिमेंट का मिक्सचर, जब किसी भी एलिमेंट के मिक्सचर के आइसोटोप्स, हाइड्रोजन के एलिमेंट्स हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन तीनों के मिक्सचर, इन तीनों के मिक्सचर का जब हम एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का मास जैसे आप देखें कि हमारे पास है क्लोरीन, ये बेटा क्लोरीन। तो क्लोरीन का मास है 13.5.5। अब क्लोरीन के जो 2 आइसोटोप है, एक है 35 पे, एक है 37 पे। अब क्लोरीन का मास जो है ना वो इससे रिलेटेड है, 35.5 से बिल्कुल नजदीक है, नहीं 35 से। क्यों नजदीक है, क्योंकि क्लोरीन का जो पहला आइसोटोप है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा है, 75%, और दूसरा आइसोटोप है इसका परसेंटेज बिल्कुल कम है, 25 है। तो जिस भी आइसोटोप का परसेंटेज ज्यादा होगा उसका मास उसी उसी के बिल्कुल नजदीक होगा। तो इसे उसके नजदीक होगा, तो इसीलिए इसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि उससे रिलेटेड है, उसके पहले जो आइसोटोप है उससे रिलेटेड है। तो इसे हम कहते हैं रिलेटिव क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम देखें हाइड्रोजन। जैसे हमारे पास, मेरे पास है हाइड्रोजन के एटम, ये मेरे पास H1 है, ये मेरे पास H2 है, ये मेरे पास H3 है। ये हाइड्रोजन के मेरे पास क्या आ गए, आइसोटोप्स आ गए। तो इसका प्रोटियम जो है ना, प्रोटियम है जो उसका जो है मास है 99.98%। और ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम का जो मेरे पास जो मास है वो है 0.0089%। और जो हमारे पास ट्राइटियम का जो मास है वो है 4 × 10⁻−13, 4 × 10⁻−13%। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन का मास निकला है ना वो 1 के बिल्कुल नजदीक है, 1.008 है। तो 1 किसके नजदीक है, प्रोटियम के नजदीक है, देख सकते हैं आप, क्योंकि 9.99.1 के बराबर आता है। तो ये बिल्कुल 1 के जो है नजदीक है हाइड्रोजन का मास। तो जो इसीलिए इसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, क्योंकि ये अपने आइसोटोप से रिलेटिव होता है, रिलेटेड होता है किसी भी एक आइसोटोप से। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है,
ऑक्सीजन का आप देखें, ऑक्सीजन का जो हमारे पास मास है वो है 15.994। तो इसे हम राउंड अबाउट 16 लेते हैं। तो ये किससे निकला, ये इसके आइसोटोप से मास इसके निकले हुए हैं। जैसे हमारे पास नियोन है, जैसे हमारे पास नियोन है, नियोन का मास हमारे पास है कितना, 20.1797, मगर इसे राउंड अबाउट लेते हैं। तो इसे राउंड अबाउट लेते हैं। जैसे हमारे पास क्लोरीन है बेटा, क्लोरीन का जो मास 13.5.5 नहीं है, उससे रिलेटिव है, क्योंकि हम एवरेज लेते हैं तो एवरेज पॉइंट्स में आता है, मगर हम जो है राउंड ऑफ करके लिखते हैं। तो क्लोरीन का मास है ना वो है 35.453, ये क्लोरीन का मास है हमारे पास। जैसे आप कॉपर का मास ले लें, कॉपर का जब आप मास लेंगे तो वो है 63.546। तो ये सब इसके मास, जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उसके मास जो है पॉइंट्स में आते हैं। क्यों आते हैं पॉइंट्स में, क्योंकि इन सब का हम जो है बेटे एवरेज लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, अब आप कहेंगे सर एवरेज लेते हैं, मगर एवरेज एटॉमिक मास है क्या। एवरेज एटॉमिक मास को भी डिफाइन करते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास क्या, एवरेज एटॉमिक मास है इट इज, जिसे हम कहते हैं इट इज एवरेज masses of several, it is the average masses of several natural isotopes, neutral isotopes। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या है, इट इज several neutral isotopes of an element। तो बेटा एवरेज एटॉमिक मास हम किससे कहते हैं, एवरेज एटॉमिक मास उसे कहते हैं कि जिसे हम कहते हैं इट इज एवरेज मासेस, इट इज एवरेज मासेस ऑफ सेवरल न्यूट्रल आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, उन सब का जो हमारे पास मास आता है वो उन सब का एवरेज आइसोटोप्स का मास होता है। जैसे आप जैसे आपको जो है एग्जांपल ले लें क्लोरीन, हम एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एक का परसेंटेज है 35, एक है 37। इसका परसेंटेज है 75, इसका परसेंटेज है 25। अब इन दोनों का एवरेज लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास इन दोनों का लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं, इसका मास है 35, 75 परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अब इसका लेते हैं 37 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 100। तो बेटा देखें आप मास देखें, आप जो है मास देखें तो इन दोनों का एवरेज निकलेगा, इन दोनों का जो है एवरेज हमारे पास निकलेगा, वो निकलेगा क्या, इसका निकलेगा 24.25 प्लस 9.25। तो इन दोनों का एवरेज जब निकलेगा तो वो निकलेगा 35.5। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। हम दोनों के आइसोटोप का परसेंटेज और उसका मास लेते हैं, और जब उसका एवरेज निकालते हैं तो 35.5, तो उसके एक्चुअल एलिमेंट को उसका एवरेज का मास बताते हैं। तो ये हमारे पास होता है एवरेज एटॉमिक मास। अब आप जो है ना, अब एवरेज एटॉमिक मास 35 के नज़दीक क्यों गया है, क्योंकि उसका परसेंटेज हाई है। अब आप देखें इसका परसेंटेज जो है मैं ले रहा हूँ, इसका परसेंटेज मैं ले रहा हूँ 25, इसका ले रहा हूँ 75। तो जब इसका एवरेज निकलेगा ना वो 36.5 होगा। क्यों 36.5 होगा, क्योंकि वो 73 का परसेंटेज ज़्यादा है। जिसका भी परसेंटेज ज़्यादा होगा उसका एवरेज मास उससे रिलेटेड होगा, इसीलिए उसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं बेटा। अब आप देखें एक चीज़, रिलेटिव एटॉमिक मास है, चलो अब ये देखो क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन। अब इन दोनों का मैं जो है परसेंटेज 50-50 ले रहा हूँ,
जब मैं इन दोनों का 50-50% लूँगा तो 35 और 37 का बीच वाला कौन बनता है, एवरेज क्या बनता है, वो बनता है 36। तो वो बेटा क्या बनता है, वो हमारे पास बनता है 36। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक। एवरेज एटॉमिक मास 36 निकला। अब रिलेटिव ये कैसे, किससे रिलेटिव है, ये रिलेटिव उससे होगा, जैसे 36 ये इससे होगा जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, इसीलिए इसे कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास या एवरेज एटॉमिक मास। तो ये हमारे पास जो है इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब हम सुबह मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में। आज के लिए हमारे पास इतना काफ़ी है।